वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के जो हमारा चैप्टर 11 है, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर। इसका लास्ट लेक्चर है गाइस। इसमें हम बात करेंगे वेव नेचर ऑफ द मैटर की जो है, जिस तरीके से हमने बात करी थी कि ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की बात करी थी, उसी तरीके से बात कर रहे हैं मैटर की। कि हमने बोला था कि एक जो रे होती है, लाइट जो होती है, वो क्या करती है, वो वेव की तरह भी बिहेव करती है और जो पार्टिकल की तरह बिहेव भी करती है, जिसके फोटोन से मिलकर बना होता है, तो वो ड्यूअल नेचर शो करती है। उसी तरीके से डी ब्रोगली सर ने बोला था कि जो हमारा मैटर है वो भी क्या करता है, वेव की तरह बिहेव भी करता है और मैटर की तरह भी बिहेव करता है गाइस। ठीक है, तो वेव नेचर ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर जो है मैटर की तरह तो बिहेव कर रहा है, लेकिन ये वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो इसको डी ब्रोगली सर ने क्या कहा था, उनकी जो हाइपोथेसिस उसमें उन्होंने क्या कहा था कि एवरी मूविंग पार्टिकल जो है, सभी जो मूविंग पार्टिकल है वो एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव नेचर। ठीक है, वेव एसोसिएटेड विद इट, यानी कि सभी जो पार्टिकल्स है, मूविंग पार्टिकल है, वो वेव एसोसिएट होते हैं, वो वेव की तरह भी बिहेव करते हैं, विच इज कॉल्ड द मैटर वेव। उसी वेव को हम कौन सा बोलते हैं, मैटर वेव बोलते हैं। लाइक लाइट मैटर ऑल्सो हैव द ड्यूअल नेचर, जिस तरीके से लाइट जो होती है ड्यूअल नेचर होती है, उसी तरह मैटर भी ड्यूअल नेचर होता है। मैटर और वेव की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि हर एक जो पार्टिकल्स रहता है वो क्या करता है, वो एक वेव की तरह भी बिहेव, अगर जो है मोशन पार्टिकल है वो एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा गाइस। तो उन्होंने बोला, फिर क्या बोला कि द वेवलेंथ ऑफ द मैटर, यानी कि मैटर की जो वेवलेंथ है वो वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, यानी कि जो पार्टिकल होता है उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि जो लैम्डा होती है, वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/p के गाइस। ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ से कि लैम्डा जो है इक्वल है किसके, h/p। h यहाँ पर क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। h क्या है गाइस, प्लांक कांस्टेंट है। अब देखिए P इक्वल टू क्या होता है, अब देखिए अगर हम बात करें P इक्वल टू mv, तो लेमडा इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, h/, क्या आ रहा है, mv। ठीक है गाइस, लेमडा इक्वल टू क्या आ गया, h/mv। चलो अब हम देखते हैं गाइस, लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, h/mv। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी E इक्वल टू कितना होता है गाइस, किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर। तो इसको अगर मैं मोमेंटम में लिखना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगी, E इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगी, हाफ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, mv, यानी कि mv का स्क्वायर अगर मैं करता हूं होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा m, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं यहां से, सॉरी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चलो तो काइनेटिक एनर्जी यहां से अब क्या आ गई हमारे पास, k इक्वल टू क्या आ गया, हाफ, और mv को मैं क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर अपॉन क्या आ रहा है, अपॉन m। तो यहां से अगर मुझे p निकालना है तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2mk गाइस, 2mk गाइस। तो अगर मैं किसी भी पार्टिकल की, मुझे क्या निकालना है, किसी भी पार्टिकल का अगर मुझे मोमेंटम निकालना है तो मैं इस तरीके से निकाल सकता हूं। अब देखिए गाइस, यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अगर आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, किसी भी पार्टिकल्स की, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं गाइस, देखिए लैम्डा इक्वल टू यहां से क्या है, p की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये p इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h/√2mk गाइस। और किसी भी पार्टिकल की हम अगर काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं, पुट करते हैं, तो उससे हमारे पास उसकी क्या निकल जाएगी, वेवलेंथ जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। क्या कर सकते हैं, उसमें हम वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। किस तरीके से, देखिए अगर आपसे पूछिए कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की, और एक इलेक्ट्रॉन क्या है, v वोल्ट के अंदर क्या है, एक्सेलरेट हो रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ev हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जो है v वोल्ट के अंदर एक्सेलरेट हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ev। तो हम इसके लैम्डा निकाल लें तो ये हो जाएगा h/√2m, k की जगह क्या आ जाएगा, ev। ठीक है, इस तरीके से ev वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम किसी भी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी जैसे ev के फॉर्म में दी हुई, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में दी हुई है, kt के फॉर्म में दी हुई है, या अगर आप मान लो qv के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, qv, जैसे qv ही तो है जिस इलेक्ट्रॉन से, तो ev इलेक्ट्रॉन का लिख दिया चार्ज, और इस तरीके से तो काइनेटिक एनर्जी आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, अगर अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स और वोल्ट जो है फिक्स करके मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी गाइस।
कि एक जो है जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहे हैं, तो अगर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है तो उसकी वैल्यू आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये मास है गाइस, ठीक है, मास पुट कर रहे हैं, वैल्यू इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करो, एच प्लांक कांस्टेंट है, यहाँ पर ई पता है और वी पता है अगर आपको वो, तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है, तो अब इस वैल्यू में अगर मैं इसमें अगर अपनी क्या करना है कि मैं प्लांक कांस्टेंट और ये सारी वैल्यू पुट करता हूं, और वैल्यू पुट करने के बाद देखिए H आपको पता है, मास आपको पता है 2 है, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है वो भी आपको पता है, केवल आपको V नहीं पता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब इस पूरे को सोल्व करते हैं गाइस, जब हम क्या करते हैं इसको पूरे को सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 12.27 अपॉन ये V अपने को पता नहीं है तो √V एंगस्ट्रॉम गाइस। किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉम आ रहा है। तो डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, तो 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम गाइस। तो ये क्या होगी, आपसे वेवलेंथ अगर पूछ ले किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की पूछ ले, तो हमें H प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर ये नहीं याद है तो आप प्लांक कांस्टेंट और M मास और इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की आप वैल्यू पुट करो और ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। सेम इसी तरीके से आप डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछा जाए आपके लिए, अगर प्रोटॉन की पूछी जाए, वेवलेंथ ऑफ द प्रोटॉन पूछा जाए, तो ये आ जाएगी P इक्वल टू 0.28 अपॉन क्या आ जाएगा √V एंगस्ट्रॉम गाइस, ठीक है 0.28, ठीक है गाइस। ये सारी किस में आएगी वैल्यू, हमारी किस में आएगी, एंगस्ट्रॉम में आएगी गाइस, ठीक है। तो यहां पर बस आपने को क्या करना है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर आप जैसे टेम्परेचर में दिया होता है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी दी जाती है, वहां काइनेटिक एनर्जी किस तरीके से दी जाती है, केटी के फॉर्म में, ठीक है ना, केटी के फॉर्म में दी जाती है। तो आप के की वैल्यू पुट करो और आपको वेवलेंथ मिल जाएगी गाइस, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने जो वेवलेंथ दी थी लैम्डा अपॉन H अपॉन P गाइस, ये क्या है, एक डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्डा इक्वल टू क्या है H अपॉन P गाइस, जहां P क्या है मोमेंटम है, H क्या है प्लांक कांस्टेंट है गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हैं। और डी ब्रोगली ने ये वेवलेंथ दिया जिसके लिए इन्हें ये कॉन्सेप्ट दिया और इसी स्टेटमेंट के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था गाइस। अब इस तरीके से आप अलग अलग चीज़ों के लिए निकाल सकते हो, कोई भी पार्टिकल ले सकते हो, उसकी इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज, ये किसी की पार्टिकल से निकाल सकते हो। लेकिन डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है वो बड़े पार्टिकल के लिए अप्लाई हमारे पास नहीं होती, उसको हम देख नहीं सकते, क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू क्या होती है, ये बहुत ही छोटी होती है और हम इसको मेजर नहीं कर सकते। इसकी जो वैल्यू होती है ना बहुत ही छोटी है। जब हमारे जैसे बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम जो है कितने 2 ग्राम की अगर कोई बॉल लेते हैं, 2 ग्राम की या उससे भी छोटी अगर हम कोई बॉल लेते हैं तो भी हमारी वैल्यू इतनी छोटी आती है कि उसको हम अबे हमारे पास इतने अच्छे जो है इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम उसको मेजर कर सकें, तो उसके लिए भी हम मेजर नहीं कर पाते। तो छोटे पार्टिकल्स के लिए, उससे छोटे पार्टिकल्स के लिए तो हमारा मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है गाइस, ठीक है। इसलिए हमारा इसका एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते या इसको डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से, इनके लिए गाइस। और डी ब्रोगली साहब ने केवल स्टेटमेंट दिया था गाइस, केवल स्टेटमेंट दिया था। और ये कहाँ से आई ये भी आप निकाल सकते हो। इसका अगर आप डेरिवेशन करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो कि आइंस्टीन इक्वेशन, और उस इक्वेशन से आप निकाल सकते हो कि mc², उससे भी आप इसका डेरिवेशन भी निकाल सकते हो। डी ब्रोगली वेवलेंथ कहाँ से आई इस चीज़ का, आप ये भी नोट कर लेना गाइस। चलो, ये प्रोटॉन की वेवलेंथ है और ये इलेक्ट्रॉन की। यहाँ से आप नॉर्मली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से आपकी पूछी जा सकती है वेवलेंथ कितनी है गाइस, डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी है किसी भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के लिए गाइस, ठीक है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू H अपॉन P गाइस, किसी भी पार्टिकल के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं गाइस, देखिए डी ब्रोगली जो ये वेवलेंथ है वैसे हमें निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो कि जो इक्वेशन होती है mc इक्वल टू क्या होता है mc², इसी से, ठीक है। और जो हम बाकी की जो इक्वल होती है हमारे, क्योंकि h न्यू सी इक्वल टू क्या होता है h न्यू, तो म्यू क्या होता है इक्वल टू hc अपॉन क्या होता है लैम्डा, ठीक है गाइज। तो इस तरीके से हम दोनों ई को कंपेयर करके हम यहां से वैल्यू निकाल सकते हैं गाइज।
हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 और सपोज कीजिए इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन 2, इन दोनों से कंपेयर करते हैं तो क्या आ रहा है, एच सी अपॉन लेमडा इक्वल टू क्या आ रहा है, एम सी स्क्वायर। गाइज सी से सी कट जाएगा तो ये क्या आ गया, एच अपॉन एम सी इक्वल टू क्या आ रहा है, लेमडा। तो यानी कि सॉरी ये क्या, एच, ठीक है एच, तो ये क्या हो गया, पी, मोमेंटम हो गया कि नहीं हो गया, पी, तो ये हो गया एच अपॉन पी इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा। तो हमने इस तरीके से, अगर आपको इसका जैसे सीखना है कि भाई ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो कहाँ से आई, तो इन्होंने क्या किया, इस इक्वेशन से जो है एक, जो ये आइंस्टीन इक्वेशन और ये प्लांक इक्वेशन है, ठीक है, तो प्लांक की इक्वेशन से और आइंस्टीन की इक्वेशन से इन्होंने ये क्या निकाला, ये स्टेटमेंट निकाला, ये डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाली गई। वैसे आपसे नहीं पूछा जाएगा कहाँ से निकाला हमने, कैसे किया, तो हम ये इस तरीके से हम इसका एक्सपेरिमेंट वो डेरिवेशन देख सकते हैं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आ रही है, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी आर आ गया। ठीक है, चलो अब डी ब्रोगली वेवलेंथ इस जो है, जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, इसका जो है एक्सपेरिमेंट हो या इसको वेरीफाई किसने किया, इसका वेरीफाई डेविसन एंड जर्मन ने किया था, और जिसको लिए उनको भी नोबेल पुरस्कार मिला था गाइस। और उन्होंने इसको किस तरीके से वेरीफाई किया था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था गाइस। वो क्या एक्सपेरिमेंट किया था, हम उसके बारे में बात करते हैं गाइस। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं डेविसन जर्मन जो एक्सपेरिमेंट है गाइस उसके बारे में। तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं गाइस, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट बेसिकली जो है डिफ्रैक्शन पे, जो वेव का डिफ्रैक्शन का नेचर होता है उस पे बेस्ड है गाइस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ये शो करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, या जो भी यहाँ पर पार्टिकल हम ले रहे हैं, कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको हाई बीम से अगर हम टकराते हैं स्लिट से, तो ये भी इनका जो ये है ना डिफ्रैक्शन का नेचर शो करते हैं गाइस। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन का अगर ये नेचर शो करेंगे तो हम ये प्रूव कर देंगे भाई कोई पार्टिकल है वो भी हाई स्पीड पर क्या होता है, एक वेव की तरह बिहेव करता है गाइस। ठीक है, तो इसी बेस डिफ्रैक्शन के, क्योंकि डिफ्रैक्शन को जो है वो वेव से डिफाइन क्या करते हैं गाइस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक लो टेंशन बैटरी ली है, कनेक्ट की है एक जो टंगस्टन के जो है स्लिट से, वायर से, और अब यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का निकलते हैं। तो ये लो टेंशन है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी स्पीड जो है वो क्या रहेगी, एक्सेलरेशन स्पीड जो कम रहेगी। तो यहां पर ये इसके अंदर होता है, ये हाई टेंशन बैटरी है, इसके अंदर इसके क्या हो जाएगी, इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम इसकी क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी स्पीड बढ़ाते हैं, और स्पीड बढ़ने के बाद ये क्या करता है, इस निकल टारगेट से जो है ये इसको हम अलग अलग एंगल पर क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और इसको टकराते हैं गाइस। ठीक है, उससे इसका क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है अलग अलग एंगल पर। और यहाँ पर हमारे पास है एक मूविंग कलेक्टर है जिसके अंदर एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ है, जो हमें क्या करता है, शो करता है कि इसमें कितना डिफ्लेक्शन है गाइस। ठीक है, इस पर हमने जो ये क्या करता है कि इसके अंदर कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स या कितने यहाँ से टकराए, ये मूवेबल है। जिस तरीके से आप एंगल चेंज करते हो उसी तरीके से हम, कि भाई जो टारगेट एंगल जो है हम चेंज करेंगे उसी तरीके से इसको भी हम चेंज करते जाएंगे। तो ये कलेक्टर जो है मूवेबल है और इसमें डिफ्लेक्शन होगा कि इस टाइम पर कितने एंगल पर कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है गाइस। ठीक है, तो डिफ्रैक्टेड जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो यहाँ पर इस कलेक्टर पर टकराएगी गाइस। ठीक है, तो इस तरीके से जब एक्सपेरिमेंट किया था कि 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट के बीच बैटरी जो हाई टेंशन में, इसमें एक्सपेरिमेंट किया गया था, और अलग अलग करंट जो है इसमें डिफ्रैक्शन और इसका करंट का जो है डिफ्लेक्शन है इसका मेजरमेंट किया गया था। तो उन्होंने देखा गया, तो जब हम 50 डिग्री के एंगल पर जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यहाँ पर मिलता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है जब क्या हो, 50 वोल्ट 54 वोल्ट का वोल्ट हो, वोल्ट कितना हो 50 वोल्ट, और इसमें एक क्या है, हाई पीक मिलता है। जब इसका ग्राफ बनाया गया तो 50 डिग्री पर हाई पीक का ग्राफ बनता है जो कि डिफ्रैक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, सिमिलरली शो करता है। इस तरीके से इन्होंने ये कहा था कि जब ये ग्राफ जब मिल गया और सेम चीजें जब सेम डिफ्रैक्शन की कंडीशन से सेटिस्फाई करा रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये प्रूफ हो गया कि एक मैटर जो पार्टिकल होता है वो भी एक वेव नेचर शो करता है गाइस। तो इन्होंने क्या किया, इस डिफ्रैक्शन को शो किया, और इन्होंने ये जो ग्राफ बनाए अलग अलग तरीके, अलग अलग एंगल पर, 50 डिग्री 54 डिग्री पर और 64 डिग्री पर, इस तरीके से 44 पर, और इन्होंने अलग एंगल, और इससे एक जो हाई पीक मिला था वो सिमिलरली शो होता है। इसी वजह से इन्होंने बोला था कि भाई डेविसन जर्मन से बोला कि हमारा जो है पार्टिकल है वो भी क्या होगा कि नेचर क्या बताएगा, वेव नेचर शो करता है गाइस कब, हाई स्पीड पर। ठीक है, और इससे इन्होंने उस डी ब्रोगली सर के जो स्टेटमेंट था उसको वेरीफाइड कर दिया, जो इसको, उसकी वजह से इनको भी नोबेल पुरस्कार दिया गया गाइस।
और ये जो हाई पीक है गाइज, ये हमें कहाँ मिल रहा है गाइज, ये इसके लिए हमें पास 54 वोल्ट होना चाहिए और 50 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तभी ये हमें हाई पीक मिलता है। और उसके अलावा जब हम देखते हैं, उसके अलावा अलग अलग एंगल पर जब हम इसको देखते हैं तो ये हाई पीक जो होता है ये क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो इस वजह से ये शो होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स है ये हाई स्पीड पर किस तरीके से इसके 54 वोल्ट और ये 50 डिग्री एंगल पर जो है डिफ्रैक्शन शो करते हैं। और इसका मतलब ये क्या है कि पार्टिकल जो है वो कैसे होते हैं, वेव नेचर भी शो करते हैं गैस। तो इन्होंने ये सत्यापन कर दिया गैस, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट जो है। इसी के बाद हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हाइजीन्स जो है अनसर्टेनिटी लॉ है, प्रिंसिपल है, उसके बारे में हम बात करते हैं। हाइजीन अनसर्टेनिटी लॉ जो है वो क्या कहता है गाइस कि एक चीज का आप एक साथ किसी भी पार्टिकल्स की पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक ही डायरेक्शन की, किसी डायरेक्शन के मोमेंटम को एक साथ क्लियरिटी के साथ आप शो नहीं कर सकते गाइस। तो हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल है गाइस, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि अकॉर्डिंग, यानी कि कोई भी चीज़ है ना गाइस, कोई भी पार्टिकल्स है उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम, एक डायरेक्शन में मोमेंटम को एक साथ आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते, सर्टेन नहीं कर सकते कि वो कहाँ पर है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है इस जगह से मूव हो रहे हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर आप उसकी एक ही टाइम पर, सेम टाइम पर उसकी पोजिशन और उसका जो मोमेंटम की डायरेक्शन है, किसी सेम डायरेक्शन में उसके मोमेंटम का जो सर्टेनिटी है उसको नहीं बता सकते। या तो आप उसका मोमेंटम बता सकते हैं उस टाइम पर, या फिर आप उसका जो क्या है उसकी जो एग्जैक्टली उसका मोमेंटम या फिर उसका पोजीशन बता सकते हैं। दोनों को एक साथ नहीं बता सकते। उसमें जो अनसर्टिनिटी है वो हमेशा ही रहेगी, और वो कितनी रहेगी, वो h लेस देन h/2π रहेगी, सॉरी ग्रेटर देन के नेवर भी लेस देन, यानी कि जो है ना h/2π से हमेशा ही बड़ी रहेगी। ये जो अनसर्टेनिटी है वो h/2π से बड़ी रहेगी। यानी कि अगर आप किसी दे रहे हैं कि अगर हम कह रहे हैं किसी पार्टिकल जो है उसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है डेलेक्स है, कि पोजीशन में उसकी अनसर्टेनिटी डेलेक्स है, और एंड अनसर्टेनिटी इन द x कंपोनेंट ऑफ द जो है मोमेंटम, तो वो क्या हो जाएगा, x कंपोनेंट जो है उसका मोमेंटम का जो x कंपोनेंट है ना, तो वो कितना हो जाएगा, डेल एक्स, सॉरी ये मोमेंटम का है तो कौन से कंपोनेंट का, x कंपोनेंट का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल एक्स डॉट जो है हमारा डेल p ऑफ x इक्वल, जो हमेशा ही बड़ा रहेगा या इक्वल होगा किसके, h/π के, h/2 के गाइस। तो ये कह रहे हैं कि किसी भी पार्टिकल की जो पोजीशन में या और जो उसके मोमेंटम, जो एक ही डायरेक्शन, किसी फिक्स डायरेक्शन में उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है, वो उन दोनों के प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही क्या, h/2π से बड़ा होगा, यानी कि h/π से, सॉरी गाइस, h/2 से कभी भी छोटा नहीं होगा गाइस, ठीक है। तो ये क्या है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है गाइस। और यही अप्लाई होता है एनर्जी के लिए भी गाइस, कि किसी टाइम पर एनर्जी के लिए भी आप बोल सकते हो डेल E डॉट डेल T इज ग्रेटर देन या इक्वल होगा किसके, h/2 के गाइस। या किसके लिए अप्लाई होगा, ये एनर्जी के लिए भी ये चीज सेम है कि टाइम और एनर्जी के लिए भी ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लागू होता है गाइस। किसके लिए, जिस तरीके से ये पोजीशन और मोमेंटम के लिए हो रहा है उसी तरीके से ये एनर्जी के लिए भी अप्लाई हो रहा है गाइस। और ये बहुत ही छोटे पार्टिकल के लिए ये सिंपल सी अप्लाई होता है गाइस, ये माइक्रो और ये दो तरीके से होता है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए गाइस, जब बहुत ही छोटे पार्टिकल होता है ना तब तो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काम करता है, लेकिन जब पार्टिकल बड़े हो जाते हैं, जैसे कि कोई गेंद या बॉल है, तो तब हम क्या बता सकते हैं, उसमें उसकी जो सर्टेनिटी है वो कम हो जाती है, मतलब उसमें जो अनसर्टेनिटी है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। क्योंकि जैसे किसी बॉल गेंद है तो गेंद का जो है हमें मोमेंटम जो है वो पता रहता है, क्लियर कट हम बता सकते हैं, क्योंकि हमें उसका मास क्या आता है एग्जैक्टली बता सकते हैं, तो उसमें अनसर्टेनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाती है गाइस, ठीक है। और ये छोटे साइज के लिए अप्लाई है। ये किसके लिए अप्लाई है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, छोटे पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स है, उन चीजों के लिए ये क्या होता है, अप्लाई होता है गाइस। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लीजिए, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या है, और इसको मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंट है वो ये है गाइस, ठीक है।